अच्छा, आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है कुछ बात करने के लिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन की कमी है, बैलेंस। अच्छा, उर्दू में इसे इत्तेदाल भी कहते हैं। तो कमी क्यों है और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है जी कि दुनिया में ज़ायके कितने? बुनियादी ज़ायके हैं 4। वैसे तो 6 भी अब इकसाम आ गई, लेकिन 4 बुनियादी। वो 4 कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो सावर, स्वीट, सॉल्टी और बिटर। अच्छा, हर एक के अपने अपने खाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप खट्टे जायके की बात करते हैं तो माल्टा, ऑरेंज, आजकल सिट्रस फूड बहुत ज़्यादा है तो खटास है उसमें। अगर मीठे की बात करें तो आम मीठा है। ठीक है, हर फल के अपने अपने जायके हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नमकीन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें सॉल्ट होता है। जैसे दही बड़े शौक़ से खाते हैं, नमकीन है, और कई डिशेज़ हैं। और कड़वा जो है, जैसे करेले। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि इन 4 जायकों में से, इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं खाने की। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 4 जायके हैं, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक जायके से मुतल्लिक आपको खाना दे दिया जाए, गुजारा हो जाएगा? मिसाल के तौर पे किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है, हर किसी का अपना टेस्ट भी होता है ना। तो मीठा ज़्यादा पसंद है, आपको कह दिया जाए कि सारी ज़िंदगी आम ही खाएंगे या मिठाइयाँ ही खाएंगे, गुजारा हो जाएगा? किसी को खट्टा जायका बहुत पसंद है, कहा जाए कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो माल्टे खाते रहें, मौसमी खाते रहें, गुजारा हो जाएगा जी? नहीं होगा। इसी तरह से सिर्फ नमकीन हो, सिर्फ कड़वा हो जायका, नहीं, उसका जो गुजारा है वो हम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने इन 4 जायकों की मदद से हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट किया है। ये तवाज़ुन है। आप देखें, जब हम खाना खाते हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं, उसको मुख्तलिफ़ कोर्सेस कहा जाता है मील्स के, जिसके एंड पे हमारे पास डेज़र्ट्स होते हैं। कुछ मीठा होता है, कुछ नमकीन होता है, कुछ कड़वा भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। और जब तक हम ये सारे टेस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं करते, हमारी ज़िंदगी गुज़र तो सकती है, गुजारा तो हो सकता है। आप सपोज़ करें कि आप खुदा न खास्ता किसी जंगल में चले जाते हैं। कास्ट अवे मूवी देखी किसी ने? कास्ट अवे, तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। तो उसमें वो बेसिकली इट्स अ सर्वाइवल मूवी, और उसमें दिखाया गया है कि जी एक शख्स जो जहाज़ तबाह हो गया है और वो किसी जजीरे पे पहुंच गया है, और उस जजीरे पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे गुजारा करता है? कभी वो घास फूस खाता है, कभी पत्ते खाता है, कभी मछली का शिकार करता है, कभी कुछ करता है। तो गुजारा तो हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में एक ख़ूबसूरती, एक हुस्न, एक तरतीब पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हर तरह का टेस्ट हमारे पास मौजूद हो। इस चीज़ का नाम है तवाज़ुन। अच्छा, रंग जो है, हर किसी का अपना एक पसंदीदा रंग भी होगा। तो आप कुदरत में देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई तरह के रंग पैदा किए। आसमान का रंग क्या है जी? नीला है। जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें एक डिफरेंट जो है वो फीलिंग आती है। अच्छा, समंदर का रंग भी नीला है। ठीक है, जब हम सब्ज़ा देखते हैं तो हमारी फीलिंग ज़रा डिफरेंट होती है। मट्टी और पहाड़ जो हैं, इसका रंग डिफरेंट है। ठीक है, रात होती है तो तारीकी आ जाती है, काला रंग। तो हर रंग जो है वो कुदरत ने पैदा किया है। ये भी एक तवाज़ुन है। अगर एक ही रंग होता तो शायद हम बोर हो जाते हैं, हर तरफ एक ही रंग देख देख के। ऐसा होता है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि तवाज़ुन जो है ये कुदरत में भी है, और तवाज़ुन जो है इसको पसंद किया गया है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी आप चाहते हैं कि एक हुस्न तरतीब हो, ज़िंदगी आपकी अच्छे तरीके से गुज़रे, तो फिर एक पसंदीदा ज़िंदगी जो है वो एक बैलेंस्ड लाइफ होती है, जिसमें तवाज़ुन, एतदाल, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें
कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ याद रखिएगा आपने ज़िंदगी में समझनी है तो 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आप लोग एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आगे जाके ज़ाहिर है आप किसी न किसी रिसर्च डिग्री में भी जाएंगे, बीएस में, एमएस में, पीएचडी में। तो जब भी आपने किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, समझना है, सीखना है, तो याद रखिएगा ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हाट है क्या, वाई क्यों है, हाउ कैसे। आपने कोई काम करना सीखना है तब भी यही 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हाट क्या काम करना है, वाई क्यों करना है, रीज़न क्या है, एंड हाउ उसका तरीक़ाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक बैलेंस्ड लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें एतदाल है, वो कैसे हो सकती है, तो उसको समझने के लिए पहले तो हमें ये देखना है कि बैलेंस्ड लाइफ हम कहते कैसे हैं, इसका व्हाट क्या है। तो उसकी तरफ आते हैं जी। हमारी ज़िंदगी जो है, अगर हम उसका टोटल एक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 7 डिफरेंट एरियाज़ हैं, 7 एरियाज़ हैं जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजरती है। वो 7 एरियाज़ कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले अगर मैं एक मॉडल इसका जो है वो ड्रॉ करना चाहूँ, सबसे पहले हमारा करियर है, इसके बाद हमारी फैमिली है, हमारे कुछ फाइनेंसेस हैं, इसके बाद हमारी पर्सनल ग्रोथ है, हमारी हेल्थ है, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी ज़िंदगी इन 7 एरियाज़ में बटी हुई है, डिवाइडेड है। अब किसी के लिए कोई ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, लेकिन यही 7 एरियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे जब हम करियर की बात करते हैं, आप तो चूँकि अभी स्टूडेंट्स हैं, तो करियर जो है ये वो काम है, करियर की डेफिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि करियर को अडॉप्ट करने के लिए यू नीड टू हैव सम स्किल्स के बगैर आपके पास करियर जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। स्किल्स होनी चाहिए। और दूसरा ये कि करियर जो है ये लॉन्ग टर्म है, ये वो प्रोफेशन है, ये वो वर्किंग है जो आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। तो सिर्फ जॉब करियर नहीं है, आप इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये भी करियर है, ठीक है। आप इस वक्त करियर की लर्निंग स्टेज के ऊपर हैं, एजुकेशनल स्टेज के ऊपर हैं। तो करियर इज़ वन थिंग। फैमिली, हर किसी की फैमिली है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर मैरिड हैं तो बीवी है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, तो ये सारी आपकी फैमिली है। फाइनेंस, अब फाइनेंस से मुराद यहाँ पे आपकी इनकम भी है, फाइनेंस से मुराद आपके एसेट्स भी हैं, फाइनेंस से मुराद ये है कि आप कितने वेल ऑफ, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का। पर्सनल ग्रोथ, कितना ज़्यादा आप सीखते हैं, कितने ज़्यादा आप मेच्योर्ड हैं। और मेच्योरिटी का ताल्लुक सिर्फ एज के साथ नहीं है, आपकी जो मेंटल मेच्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा, कितना ज़्यादा आप सीख चुके हैं, कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है। इसके बाद हेल्थ है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आपकी सोशल लाइफ में आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, ये सारे आपके पीयर्स हैं, ये सोशल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ ऑब्वियसली जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आती हैं। नमाज है, कुरान पाक पढ़ना है, आपके अखलाकियात हैं, ठीक है, आपके अल्लाह ताला के साथ जो भी मामला आते हैं, इबादत हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आती है। तो ये 7 एरियाज़ हैं जी हमारी लाइफ के। अच्छा, पेपर्स मिल गए सबको? ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर नंबरिंग करूं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने एक स्केल बना दी है। और ये मॉडल पहले तो आप कॉपी करें,
और इसी तरह हर एक के ऊपर 1 से 10 तक ना ये स्केल बनाएं। फिर मैं आपको अगली एक्टिविटी बताता हूँ। हम ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट से स्टार्ट करना है। तो बैलेंस्ड लाइफ होती क्या है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो यू आर हैविंग 1 to 10 नंबर्स ऑन करियर, ऑन फैमिली, फाइनेंस, इस तरह से। अब आपने सोच समझ के ईमानदारी के साथ सबसे पहले तो आप करियर जो है इस डायमेंशन को लें। करियर यहाँ पे आपकी एजुकेशनल लाइफ है और आपने 1 से लेके 10 तक जो स्केल है, तो जितना टाइम आप डेडिकेटेड टाइम की बात कर रहा हूँ, जितना डेडिकेटेड टाइम आप अपनी स्टडीज़ को, अपने करियर को देते हैं, वो आप उसके ऊपर पॉइंट लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपनी स्टडीज़ को 7 पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे एक डॉट लगा दें। अगर आप कम टाइम देते हैं तो आप 5 कर लें, 4 कर लें, ज़्यादा देते हैं तो 10 भी हो सकता है। मतलब इट इज़ अप टू यू, ये जजमेंट आपने खुद करनी है। हो गया जी। अब फैमिली के साथ भी इसी तरह, जितना डेडिकेटेड टाइम आप फैमिली के लिए देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उस पर आप पॉइंट लगा लें 1 से 10 तक। इसके बाद फाइनेंस है। अब फाइनेंस को टाइम देने से मुराद है कि आप अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, अपने एसेट्स बिल्ड करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई और एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो 5 पे रहने दें, अगर नहीं कर रहे तो 5 पे कर दें। इसके बाद आप करेंगे पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप अपनी लर्निंग के लिए क्या करते हैं, कितनी बुक्स पढ़ते हैं। ये बुक्स आपके कोर्स की बुक्स से अलावा हैं, आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है। आप कितने ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, वीडियो से मुराद मूवीज़ नहीं है, लर्निंग वीडियोस। आप कितने ज़्यादा सेशंस अटेंड करते हैं, जैसे आज आप एक सेशन में बैठे हैं। आप कितना ज़्यादा जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से। आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ में आ जाएगा। 1 से 10 तक उसको मार्क करें। देन इज़ योर हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपनी डाइट जो है उसका ख्याल रख सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो जंक फूड है ये कम से कम, आप कहते हैं कि जी मैंने इतना ज़्यादा, महीने में 1 आध दफ़ा, तो कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं आप उसके लिए और कितना ज़्यादा उसको आप प्रैक्टिकली करते हैं। 1 से 10 तक उसको आप पॉइंट लगा दें। हो गया। इसके बाद है जी आपकी सोशल लाइफ कैसी है, कितनी ज़्यादा दोस्ती यारी है, मोहल्ले में आना जाना, कोई फोत हो गया उसके जनाजे पे जाना है, किसी की शादी पे अटेंड कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, दोस्त अहबाब से मिल रहे हैं, उनकी मुश्किलात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने पीयर्स के साथ और आपके केस में क्लास फेलोज़ के साथ ताल्लुकात किस तरह के, उसको आप मार्क करेंगे। और फाइनली आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसमें हमारी इबादत हैं, कुछ अखलाकियात हैं और अल्लाह ताला के साथ मामलात हैं, ईमान है, ये सारी चीज़ें, इसको भी आप 1 से 10 तक प्लेस कर लें। हो गया जी। 7 डॉट्स आ गए आपके पास। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करें, आपस में ज्वाइन कर दें डॉट्स को। एक डॉट से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डॉट आपका यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो इनको आपस में इस तरह से मिलाते जाएंगे। हो गया जी, सबने कर लिए। अच्छा, आप ज़रा दिखाएंगे जी, सामने करें। इतना क्लियर नहीं हो रहा, किसी ने कोई ज़्यादा वाज़ेह बनाया हो, बड़ा बनाया हो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये इसकी कुछ टेल्स नज़र आ रही हैं इधर उधर निकली हुई, कुछ नुकरें निकली हुई हैं इसकी, हैं जी कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स आपकी ज़िंदगी को डिसबैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, आइडियली ये कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स आएंगी,
किसी की जो है वो शेप इस तरह से हो सकती है कि ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इस तरह से, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और इस तरह से, एक ये पॉसिबल शेप हो सकती है। तो ये जो इधर उधर टेल्स निकली हुई है ना, दुमदार सितारा बना हुआ है, ये इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का ये एरिया बैलेंस्ड नहीं है। इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमें समझने में मदद मिल सके कि बैलेंस्ड लाइफ तो ठीक है, होनी चाहिए। पहले तो ये कि क्या होती है, तो बैलेंस लाइफ क्या होती है जी, सिंपली आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ये जो शेप है इसमें इधर उधर कॉर्नर्स नहीं निकले हुए, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो हो सकता है, आइडियल पिक्चर तो नहीं होती, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब मोर और लेस आपकी लाइफ बैलेंस्ड है। और अगर कहीं पे कोई कॉर्नर निकला हुआ है, कोई टेल इधर जा रही है, कोई नुक्कड़ बनी हुई है, कोई दुमदार सितारा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है आपकी लाइफ से, और जहाँ पर बिल्कुल वो सप्रेस्ड है, जहाँ पर नहीं है, प्लेन है, एज है, वहाँ पर वो डेफिशिएंट है, तो आप उसको कम टाइम दे रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से एक तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। अच्छा, आइडियली मैंने आपसे कहा कि जी इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब जो है वो भी समझना है। एटलीस्ट आपको हर एरिया में 6 पे होना चाहिए, एटलीस्ट 6 पे। जब आप 6 पे होते हैं ना, तो किसी जगह पे आप 9 पे भी चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 वाला एरिया उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं। हाँ, किसी दूसरे एरिया वो आपका ज़्यादा प्रेफर्ड एरिया, उस पर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, नो इशू। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि एक जगह पे आप 2 पे हैं और दूसरी जगह पे आप 9 पे। अगर आप हेल्थ में 2 पे हैं और करियर पे आप 9 पे हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पे नज़र आता है, लोग इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि वो अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर सेहत ख़राब हो रही है, टेंशन जो है वो आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, और बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर वो शुगर पेशेंट बन जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। स्ट्रेस आने की वजह से शुगर होती है, स्ट्रेस आने की वजह से हार्ट पेशेंट जो है वो बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो ये कब होगा? अगर एक जगह 2 पे हैं, करियर बहुत अच्छा है, बहुत नाम कमा लिया, लेकिन पेशेंट बन गए, ऐसी लाइफ जो है उसको उसमें खूबसूरती नहीं रही। लाइफ तो गुजर जाएगी, मेरी भी, आपकी भी, सबकी भी, लेकिन उस लाइफ में खूबसूरती नहीं रहेगी। बैलेंस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ये याद रखना आपने। तो 6 पे होगा तो ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी का हर एक पॉइंट वो कहे कि जी करियर मेरा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 2 पे चले गए, फैमिली जो है उसको टाइम नहीं देते, 3 पे चले गए, फाइनेंस बहुत ही बुरा है जी, 1 पे चले गए, पर्सनल ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, 1 पे हैं, हेल्थ जो है उसकी कोई परवाह नहीं है, 2 पे फिर रहे हैं। तो करते कराते आप लोअर साइड पे कंसिस्टेंट हो गए, हर किसी में 2-3 पॉइंट्स पे आप फिर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि एक बंदा कहे कि जो मेरा बेटा है वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज है, वो कहें जी कैसे? वो मैट्रिक में 5वीं दफ़ा फेल हुआ है। तो मुस्तकिल मिजाजी तो है, लेकिन नेगेटिव साइड पे आपने इसको एटलीस्ट कहाँ पे मेंटेन करना है? 6 पे। 6 के बाद वेरिएशन आती है, नो इशू। अब सवाल ये है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो देखें कि क्या वहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है भी या नहीं, और ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी हम आगे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है, एक मॉडल की मदद से कुछ हमें उसका आइडिया हुआ। अब अगला सवाल ये है कि वाई, हमें बैलेंस लाइफ की ज़रूरत क्यों है? कुछ तो मैंने आपको जो प्रीएम्बल है, इंट्रोडक्शन है, उसमें बता दिया, कुछ हमें रिलीजन से भी गाइडेंस मिलती है। देखें, अल्लाह ताला ने जब कुदरत में हमें बता दिया ना कि हर तरह की चीज़ मौजूद है, तो ये तवाज़ुन है, इसी चीज़ का नाम तवाज़ुन है। जो ज़मीन है ये एक तवाज़ुन की हालत में रहती है, अगरचे मूव करती है लेकिन तवाज़ुन की हालत में। जैसे ही ये तवाज़ुन ख़राब होता है तो फिर ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक होता है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर्स जो है वो गिर जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिज़ास्टर होते हैं। तो ये तवाज़ुन जो है ये ज़रूरी है। अब हमें खाने पीने से लेके, सोने से लेके, सोच से लेके, इबादत तक हर चीज़ में तवाज़ुन का हुक्म। जैसे हदीस है कि जब खाना खाएं तो खाने का तरीका ये होना चाहिए कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, उसका 1/3 खाने के लिए, 1/3 जो है वो पानी के लिए,
और आखिरी जो 1/3 है वो सांस के लिए। ये तवाज़ुन है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और मैदे को आपने खाने से भर लिया, कुछ पानी पी लिया, तो सांस लेने की गुंजाइश नहीं बचती, वहाँ तवाज़ुन ख़राब होगा। अच्छा, आपने जो आपकी सोच है उसमें भी तवाज़ुन, कहते हैं ना कि एक एतदाल पसंद सोच होनी चाहिए। आपको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में, मजहबी मामले में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इबादत में भी हमें तवाज़ुन का हुक्म है। जो फ़राइज़ है वो तो अदा करने हैं, लेकिन जो फ़राइज़ के अलावा नवाफिल हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि फ़ैमिली को भी टाइम देना है, हमने कमाना भी है, हमने सोशल लाइफ भी गुजारनी है। रहबानियत का तसव्वुर ईसाईयत में था कि आप जंगलों में निकल जाएं, किसी जगह पहाड़ी पे जाके रह लें, दुनिया को छोड़ दें और बस इबादत करते रहें। तो इस्लाम ने इस तसव्वुर की भी नफ़ी की, क्योंकि दुनिया में हमें अल्लाह ताला के अहकामात के साथ साथ इस दुनिया के अपने भी असबाब हैं, वो भी पूरे करने हैं। जब तक हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? और सिर्फ खुद नहीं खाना, अपनी फैमिली को भी खिलाना है, बीवी बच्चों को भी खिलाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी। फिर आप देखें जी, चैरिटी में भी आपको जो है वो हुक्म दिया गया, चैरिटी बिगिनस एट होम, ठीक है। तो सबसे पहले तो घर वालों के ऊपर ख़र्च करना बेहतरीन सदका है, फिर उसके बाद बाहर जाएं और इतना ज़्यादा सदका ना कर दें कि ख़ुद मुफलिस हो जाएं। ये हदीस है, मफ़हूम है। एंटरटेनमेंट, तफरीह जो है वो जायज़ है, तफरीह मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन उसके अंदर भी एतदाल होना चाहिए। ये ना हो कि आप हर वक्त ही तफरीह जो है उसके पीछे पड़े रहें, हर वक्त ही आप खाना पीना और मौज मस्ती और इस तरह की चीज़ों में। तो इस्लाम जो वक्त का ज़िया इसको भी पसंद नहीं करता। आपके अखराजात में भी तवाज़ुन होना चाहिए। अगेन एक हदीस मफ़हूम उसका है कि जो मतवाज़न ज़िंदगी इख्तियार करता है, जो अखराजात में तवाज़ुन रखता है, वो मुफलिस नहीं होता। तो ये ना हो कि आप फजूल खर्ची की तरफ चले जाएं, ये ना हो कि बिल्कुल कंजूसी की तरफ चले जाएं, उसमें भी तवाज़ुन का हुक्म है। आपके सोने में तवाज़ुन होना चाहिए, आपकी खुशी और गमी में तवाज़ुन होना चाहिए। खुशी में जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर ना हो जाएं, गम की शिद्दत में जो है वो बिल्कुल सेंस जो है वो उसको छोड़ ना दें। दोनों चीज़ें नापसंदीदा। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें पैदा की, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एतदाल रखने का हुक्म भी दिया। आपके रिलेशंस में भी तवाज़ुन होना चाहिए जी, ठीक है। किसी को बिल्कुल ना छोड़ दें, इस तरह के रिलेशंस ना हो कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाएं, दुश्मनी आ गई, छोड़ दिया, ताल्लुकात ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि किसी के ताल्लुकात निभाने के लिए अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हो रही है। यहाँ पर भी आपको तवाज़ुन रखने का एक हुक्म दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें, प्लस अगर आप इसी मॉडल को देख लें कि अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो कोई ना कोई साइड आपकी सफ़र ज़रूर करेगी। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है तो हेल्थ आपकी जो है वो सफ़र करेगी। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो आप सोशल हो गए तो फिर हो सकता है आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, दोस्ती यारी भी निभा रहे हैं, सारा कुछ है, और घर में जो बीवी बच्चे हैं उनके आप फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरह से बहुत ज़्यादा आप इबादत गुजार बन गए, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो आपने इनकम या फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, या आप बहुत ज़्यादा यहाँ चले गए तो फिर जो अपने फ़राइज़ हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारेंगे तो आप हर एरिया जो है उसमें एक सेटिस्फेक्शन होगी आपके पास। अब जो ज़्यादा अहम चीज़ है कि इसको हमने करना कैसे, हाउ वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें देखना है जी कि हमारा जो टाइम है पूरा दिन में 24 घंटे, या अगर हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, ये किन कामों में गुजर रहे हैं। यू हैव टू ट्रैक योर टाइम। आप क्या क्या कर रहे हैं, सारा दिन में क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाएं, कितना टाइम देते हैं, फिर पता चलेगा कि टाइम ज़ाया कहाँ पे हो रहा है और यूज़ कहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज़ है डिटर्मिन योर प्रायोरिटीज़। ये असल चीज़ है जी, आपको अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट करनी। एक बहुत ही रिनाउंड मैट्रिक्स जो है वो यूज़ किया जाता है, आइजनहावर उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। आइजनहावर कौन थे जी, किसी को पता? 34th प्रेसिडेंट ऑफ द USA, और ये मैट्रिक्स उन्होंने बनाया था उन्हीं के नाम पे, अर्जेंसी वर्सेस इम्पोर्टेंस। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ भी करके देखते हैं। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
दिस इज़ अच्छा जी, हमारी ज़िंदगी में दो तरह के काम होते हैं, एक वो जो अर्जेंट हैं और दूसरे वो जो अर्जेंट नहीं हैं। वो काम जो फौरी तौर पे करने वाला और वो काम जो हम डिले भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कोई काम जो है वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। तो काम का अर्जेंट होना एक अलग चीज़ है, काम का इम्पॉर्टेंट होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या बताता है? अगर हम इन दो कॉम्बिनेशंस को देखें तो कुछ ऐसे काम हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो काम जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि जी आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया था और कल आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अब चूँकि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो ऑब्वियसली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और चूँकि अगले दिन है तो तैयारी अभी आपने करनी है इंटरव्यू की, आपने अपने ड्रेस के लिए जो है वो तैयारी करनी है, सारा कुछ करना है, तो अर्जेंट भी है। तो ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट की एक एग्जांपल है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है कि काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आपसे कहा जाए कि मार्च के शुरू में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम्स आपके लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट इसलिए नहीं है कि अभी महीना डेढ़ महीना रहता है। इज़ इट सो? तो इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि काम अर्जेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मिसाल के तौर पे, आपसे मुराद है आपकी ज़ात के लिए। मिसाल के तौर पे घर में बिजली का बिल आया हुआ है और आज लास्ट डेट है, तो काम अर्जेंट है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कि आपका होना ज़रूरी नहीं है। आप छोटे भाई को भी कह सकते हैं, किसी दोस्त को भी कह सकते हैं। देखें, इंटरव्यू के लिए आप किसी को नहीं कह सकते कि यार मेरी जगह जाके इंटरव्यू दे दो, लेकिन बिजली का बिल जमा करवाने के लिए आप किसी को भी कह सकते हैं। ये दो चीज़ों में फ़र्क है। तो बिजली का बिल जमा करवाना है, लास्ट डेट है, अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और चौथी चीज़ है जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर टेलीविज़न पे आपका कोई पसंद का ड्रामा लगना है आज रात को या कल, तो ना उसे फौरी तौर पे देखना ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, और ना वो इतना अहम है कि वो ड्रामा ना देखा तो ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मसला जो है, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला रह जाएगा, होता है ना। तो वो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। चारों के लिए चार तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। वो कहते हैं कि जो काम अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, डू, इसे तो फौरी तौर पे करें, ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, कल इंटरव्यू है, तो आज उसके कपड़े भी तैयार करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने पड़ेंगे और इंटरव्यू की अपनी तैयारी भी करना पड़ेगी। सारी चीज़ें तो आज ही करना पड़ेंगी। सो जस्ट डू इट। दूसरा है कि अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप डिसाइड करेंगे कि ये मैंने कब करना है, कैसे करना है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्स की एग्जांपल दी, तो एग्ज़ाम्स 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं, अर्जेंट तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, तो अभी से उसके लिए प्लान करना शुरू कर दें कि अभी इसकी तैयारी कैसे करनी है, खुद तैयारी करनी है, रिवीजन कब करनी है, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करनी है, क्या करना है। तीसरा है कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट जी नहीं है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि आप किसी दोस्त से कह सकते हैं, आप भाई से कह सकते हैं, कज़न से कह सकते हैं, किसी मोहल्लेदार से कह सकते हैं यार ये बिल प्लीज़ जमा करवा दें, ऑनलाइन किसी से कह सकते हैं यार ये जमा करवा दें। तो इसे कहते हैं डेलीगेट करना, अपना जो काम है वो किसी दूसरे को सौंप देना, इसे डेलीगेशन कहते हैं। और चौथा जो है वो डिले, यहाँ पे एलिमिनेट लिखा हुआ लेकिन ये वाला देख, डिले मतलब वही है। डिले से मुराद है कि ऐसा काम जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उसको आप डिले कर सकते हैं, यू कैन अफोर्ड टू डिले। ये जो 4 स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई है ना, ये आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करती हैं। अच्छा, दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं, आपकी ज़िंदगी का जो टाइम है जितना भी आपके पास,
वो इन 4 क्वाड्रेंट्स में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा गुजरता है। कुछ टाइम जो है वो आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाले कामों में गुजार रहे होते हैं, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं। कुछ काम आप प्लान करने में गुजार रहे होते हैं, यार फ़लाँ शादी पे जाना है तो किस तरीके से जाना है, क्या करना है। कुछ काम आप डेलीगेट कर रहे होते हैं दूसरों को, और कुछ काम जो है वो हम मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, दोस्तों से गपशप लगा रहे हैं, या वैसे ही बैठ के जो है वो सर पे खारिश किए जा रहे हैं, ठीक है, ये यानिंग कर रहे हैं, जमाइयाँ ले रहे हैं। तो ये सारे हमारी ज़िंदगी, अब किसकी ज़िंदगी में कौन सा पार्ट ज़्यादा है ये वेरी करता है। तो दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं, स्टडीज़ ये बताती हैं कि वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर गुजारते हैं, ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? डिसाइड। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे प्लान कर रहे हैं। तो दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपना ज़्यादा वक्त जो है वो प्लानिंग वाले क्वाड्रेंट में गुजारते हैं। और जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो ये एक पहला स्टेप होता है आपकी बैलेंस्ड लाइफ को गुजारने के लिए, ठीक है। कैसे? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है वो काम तो करें, जो अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, उनको आप प्लान करेंगे, उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तीसरा काम डेलीगेट करना आना चाहिए। किसको डेलीगेट करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। और ऐसे काम जो हम फारिग वक्त के लिए रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई न्यूज़ सुननी है, तो न्यूज़ हर घंटे के बाद सुनना ज़रूरी नहीं है। पूरे टेलीविज़न पे जो तबसरे होते हैं रात को, सारे पॉलिटिकल सिनेरियो बता रहे होते हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो ये रात को 1 घंटा आप जो है वो फेसबुक पे या किसी भी टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जाके वो सारे तबसरे एक ही दफ़ा पे सुन सकते हैं। इन दिस वे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हम आते हैं जी, इसको कैसे आपने प्लान करना है। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग कोई डिफ़ाइन करेगा क्या होती है? प्लानिंग से मुराद क्या है जी? तैयारी करना, और स्ट्रेटजी बनाना, और टैक्टिक्स, ठीक है। प्लानिंग जो है इसमें 2 चीज़ें हैं जी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है, ये प्लानिंग है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। व्हाट टू डू को कहते हैं गोल सेटिंग मैनेजमेंट की ज़ुबान में। हाउ टू डू को कहते हैं स्ट्रेटेजी, यानी गोल सेटिंग प्लस स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू प्लानिंग। अच्छा, अब जो गोल सेटिंग है उसमें याद रखिएगा कि गोल्स जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। ये जो 7 एरियाज़ है ना, 7 एरियाज़, एक दफ़ा फिर इसकी तरफ मैं आता हूँ। आपके जो 7 एरियाज़ हैं, हर एरिया के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। मसलन आपके करियर के कुछ गोल्स हैं, मैंने अपने करियर में ये काम करना चाहता हूँ। आपके फैमिली के कुछ गोल्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ के गोल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के गोल्स हो सकते हैं। यस और नो? ठीक है, हर एरिया के गोल्स हैं। हमें गोल सेटिंग नहीं आती। हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, ये गोल है। दिस इज़ नॉट अ गोल, ठीक है। गोल जो है वो तब बनेगा जब ये सी स्मार्ट के फ्रेमवर्क को पास करेगा। अब सी स्मार्ट क्या चीज़ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। सी इज़ फॉर चैलेंजिंग। आपका गोल जो है ये थोड़ा सा टफ टाइम दे, आपको थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक गोल सेट करते हैं कि भाई मुझे ना रोज़ाना, चलें मैं आपसे पूछता हूँ, कोई अपनी हेल्थ का कोई गोल बता दें। वॉक करनी है, कितनी वॉक करना चाहते हैं जी? नहीं, डिस्टेंस की फॉर्म में बताएं। मिनट्स तो किसी की पेस कम ज़्यादा हो सकती है। 2.5 km, ओके। दिस इज़ चैलेंजिंग। 2.5 किलोमीटर अगर आप चलते हैं रोज़ाना तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। अच्छा, एक गोल ये भी हो सकता है, मैंने रोज़ाना वॉक करनी है जी 500 मीटर। इट्स अ गोल। ये चैलेंजिंग नहीं है, बाय द वे। चैलेंजिंग क्यों नहीं है? 500 मीटर कितना होता है आपको अंदाजे के लिए बता देता हूँ कि आप ये फाउंडेशन से बाहर निकलें और 5 से आप जो घर है ना वो आप गुजर जाएंगे, तो 5 से तो चले नहीं, 10-15 घर आप गुजर जाएंगे, 500 मीटर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो
500 मीटर इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। इसकी बजाय जैसे इन्होंने 2.5 किलोमीटर का, ये चैलेंजिंग है क्योंकि 2.5 किलोमीटर रोज़ाना की बुनियाद पे, ये चीज़ याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी डज़ मैटर। ये नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन वो चले। मुझे याद है जब मैं मेरे जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का, यूईटी लाहौर में पढ़ता था, तो वॉक करने का कोई स्केड्यूल नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार हम आज से ना वॉक शुरू करेंगे। कहा चलो ठीक है वॉक शुरू करेंगे। तो वॉक जो है वो कहाँ से शुरू की कि सदर अगर आपने एरिया देखा हो तो वहाँ से ना हम जाएंगे रेस कोर्स, और रेस कोर्स में वो एक ट्रैक बना हुआ है जॉगिंग का, तो वो ट्रैक हम मुकम्मल करेंगे। तो मैंने कहा चलें कोशिश कर लेते हैं। इट लुक्स चैलेंजिंग, इट लुक्स टफ, लेकिन चलें। तो अगला प्रोग्राम मेरे ज़हन में था कि शायद बाइक पे जाएंगे, तो अगला प्रोग्राम ये था कि हम सदर से पैदल जाएंगे। तो हम सदर से पैदल गए रेस कोर्स, वहाँ पे वो ट्रैक के 2 चक्कर लगाए और वापस पैदल आए, और वो बस एक ही दफ़ा वॉक हुई। तो वो एक ही दफ़ा वाली वॉक नहीं करनी, ठीक है, इट शुड बी कंसिस्टेंट। बेशक 1 किलोमीटर चलें, लेकिन अच्छा इस्लाम में भी याद रखें कि थोड़ा, लेकिन जो मुसलसल एक अमल है ना उसको पसंद किया गया है कि आप थोड़ा सा काम करें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे करें, कंसिस्टेंट, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा काम करें और उसके बाद भूल जाएं। तो ये पसंदीदा नहीं है, थोड़ा मगर मुसलसल, ये ज़्यादा बेहतर है। तो बात हो रही थी जी इट मस्ट बी चैलेंजिंग, क्योंकि चैलेंज, अच्छा गोल जो है वो हम क्यों सेट करते हैं, क्योंकि जब हम गोल को अचीव करते हैं तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन? बहुत सारे मकासद होंगे। एक ऑब्जेक्टिव आपका जो है कि दिस फाउंडेशन, दिस इंस्टीट्यूट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन स्पेशली फॉर यंग कैपिटल लाइक यू। ऐसे ही है ना, जब आप फाउंडेशन में आते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, शाह जी से मिलते हैं, तो ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो इसी तरह से आप जब किसी गोल को अचीव करते हैं तो ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, गिवन के वो गोल एक चैलेंजिंग गोल हो। आप किसी को, और चैलेंजिंग कैसे होता है बाय द वे, इसका बड़ा आसान हल है जी कि वो गोल अचीव करके जब आप किसी को बताएं तो आपको इंटरनली थोड़ा सा फ़ख्र महसूस हो। मसलन आप किसी को कहें ना कि भाई मैं रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो ये बात कहते हुए थोड़ी सी खुशी या फ़ख्र महसूस होगा या नहीं? यस और नो? और आप किसी से कहें यार मैं रोज़ाना 50 फुट वॉक करता हूँ, तो बजाय फ़ख्र के ये थोड़ी शर्मिंदगी है, और वो आगे से तंज़िया एक जवाब भी मिलेगा आपको। तो चैलेंजिंग का सिंपल जो टास्क है वो ये है, इसकी जो निशानी है वो ये है कि किसी को बताएं तो थोड़ा फ़ख्र महसूस हो, वो चैलेंजिंग। दूसरा है इट मस्ट बी स्पेसिफिक, गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा स्पेसिफिक से मुराद क्या है ये समझ लें। जब भी हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाना होता है ना, तो इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं ये वो चीज़ है जो उस चीज़ को स्पेसिफिक बनाते हैं। मिसाल समझिएगा, एक लफ्ज़ है डेटा, सब लोग जानते हैं डेटा। अच्छा डेटा को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा को आप शेयर भी कर सकते हैं, डेटा को आप एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कई तरह के काम है एक ही चीज़ डेटा के साथ। तो ये जो डेटा है इसके साथ मैं ये जो मुख्तलिफ वर्ब्स यूज़ कर रहा हूँ, डेटा को कलेक्ट करना कलेक्शन इज़ वर्ब, डेटा को एनालाइज करना एनालिसिस वर्ब है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को शेयर करना, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। एक चीज़ डेटा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ किए गए ना वो इसको डिफरेंट बना रहे हैं एक दूसरे से। डेटा कलेक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेटा शेयरिंग, यस और नो? डेटा एनालिसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेटा सिंथेसिस। बात समझ आ रही है? तो डेटा के साथ मैंने एक वर्ब लगाया तो वो स्पेसिफिक एक्शन बन गया। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो गोल है चैलेंजिंग होने के साथ साथ इट मस्ट बी स्पेसिफिक एज वेल, और स्पेसिफिक जो चीज़ बनाएगी वो इसके साथ लगाया गया वर्ब इसे स्पेसिफिक बनाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट देखना अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना अलग चीज़ है। वॉचिंग क्रिकेट स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, प्लेइंग क्रिकेट स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, यस और नो? ठीक है।
तीसरी चीज़ है मयरेबल। आपका जो गोल है इसको, इसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सके, ये मयरेबल होना चाहिए। अब मयरेबल कैसे होगा? मिसाल के तौर पे जी, आप अपनी एजुकेशन का, आप कौन से सेमेस्टर में इस वक्त? फर्स्ट सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक चीज़ होती है CGPA, जो शुरू से लेके एंड तक हमारे जहन में ये बैठा रहता है। CGPA शुरू में GPA होता है और अगले सेमेस्टर से वो CGPA हो जाता है। तो ये टर्म सुनी है बाय द वे आपने? सुनी है। तो एक CGPA होता है, मैक्सिमम 4 होता है, 4 में से जितना भी आप उसको स्कोर कर लें। तो आपका जो एक गोल है वो हो सकता है कि मैंने इतना GPA लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर है, मैंने अपना इतना GPA आउट ऑफ 4 लेना। किसी का 3.5 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, बहुत चैलेंजिंग है तो 4 भी हो सकता है। कोई कह सकता है जी 3 काफ़ी है, कोई कह सकता है कि बस पास हो जाइए, ठीक है, तो वो 2.5। तो ये जब आप कहते हैं ना मैंने इतना GPA स्कोर करना है, तो इतना GPA मयरेबल है। क्या ख्याल है? GPA मयरेबल है, आप इसे परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैंने इतने पैसे कमाने हैं, तो भाई जितने पैसे कमाने हैं वो मयरेबल चीज़ है, वो काउंट कर सकते हैं आप। आप कहते हैं आप किसी कंपनी में या सेल्स जो है, सेल्स की आप जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मैंने अपनी सेल्स को 5% इंक्रीज़ करना है अगले साल, तो 5% मयरेबल चीज़ है। यानी जब भी कोई चीज़ नंबर्स में, फ्रैक्शंस में, परसेंटेजेस में आ जाएगी तो वो गोल आपका मयरेबल हो जाएगा। आप कहते हैं मैंने बहुत पैसा कमाना है, अब बहुत डिफाइंड नहीं है, बहुत जो है वो मयरेबल नहीं है। भाई बहुत से क्या मुराद है? मेरे नज़दीक बहुत का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके नज़दीक कुछ और हो सकता है। तो बहुत को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है अटेनेबल। चैलेंजिंग और अटेनेबल थोड़ा सा अपोजिट है। चैलेंजिंग ये है कि वो गोल अचीव करने के लिए आपको एक टफ़ टाइम मिले, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, आप तंग हों उससे। और अटेनेबल ये कि वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गोल ऐसा हो कि चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा और वो अचीव ही ना हो सके। मिसाल के तौर पे आप अभी स्टूडेंट्स हैं और आपने कोई फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। आप कहते हैं कि जी मेरा जो टास्क है कि मैंने एक साल में लेट्स से 5 लाख रुपए कमाने हैं। अब 5 लाख चैलेंजिंग है बाय द वे, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 लाख इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो ये किसी हद तक समझ आता है। लेकिन आप कहें जी मैंने पहले साल में 1 करोड़ रुपया कमा लेना है, तो 1 करोड़ तो भाई आप नहीं कमा सकते रियलिस्टिक टर्म्स में, तो ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि ये अटेनेबल नहीं है, ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये स्पेसिफिक हो सकता है, मयरेबल हो सकता है, लेकिन अटेनेबल नहीं है। देन इज रिलेटेड, योर गोल्स मस्ट बी रिलेटेड टू योर लाइफ मिशन, लाइफ पर्पस। आपकी लाइफ का एक मिशन भी होता है। सिंपली मिशन क्या है? जिस दिन आपको ये पता चल जाए ना, या आप डिफाइन कर लें कि भाई मैं इस काम के लिए दुनिया में आया हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया इस काम के लिए, वो आपका मिशन है। बाज़ दफ़ा ये मिशन हमें पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा पता करना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में हमें ये पता नहीं होता, हमें पता करने की ज़रूरत होती है। और अगर लाइफ विदाउट मिशन गुजर गई तो फिर जैसे आम लोग आए, वो वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं और शाह साहब जो है अक्सर उसे कोट करते हैं, अगर तुम्हारे दुनिया में आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तो जाने से भी नहीं पड़ेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ का मिशन नहीं पता और आपने उसे पूरा नहीं किया तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई जैसे एक आम लोगों की गुजर जाती है। तो वो आपके मिशन से रिलेटेड होना चाहिए, वो ऐसा गोल हो जो आपकी लाइफ का मिशन अचीव करने में मदद दे। फॉर इंस्टेंस आज के सेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारा एक मिशन ये है कि हमने बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी है। तो आपको ये देखना है कि ये जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ, क्या ये मुझे अपनी जो बैलेंस्ड लाइफ है वो गुजारने में मदद देगा या नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगेन जो 7 एरियाज़ हमने देखे थे, जिस एरिया में डेफिशिएंसी है, जिस एरिया में हम लैग कर रहे हैं, उस एरिया का कोई गोल सेट करें और फिर देखें कि ये गोल किस तरीके से मुझे इस एरिया को इम्प्रूव करने में मदद देगा। तो वो आपका रेलिवेंट हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। लास्ट वन इज़ टाइम बाउंड। आपका जो गोल है उसकी कोई डेफिनेट टाइम पीरियड, उसके साथ डेट कोई अटैच्ड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने इतने पैसे कमाने,
मैंने 5 लाख कमाने हैं जी। अब 5 लाख हो सकता है चैलेंजिंग हो, और 5 लाख कमाने हैं, कमाना जो है ये वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक है, मेजरेबल भी है 5 लाख, अटेनेबल भी है और रिलेटेड है। आप फाइनेंशियल गोल्स का हिस्सा है तो अटेनेबल रिलेटेड है। लेकिन कब कमाने हैं ये नहीं पता, कभी ना कभी कमा लेंगे जी, ठीक। तो कभी ना कभी कभी नहीं आता, क्या ख्याल है? ठीक है, आप कहते हैं जी बस नमाज शुरू करनी है यार, ये जल्दी, वो जल्द नहीं आता, ठीक है। शुरू करनी है तो कर लें, वो जल्दी वाला काम नहीं होगा। आप कहते हैं यार बस ना मैंने अब फैमिली को टाइम देना शुरू करना है, तो कब से देना है कोई पता नहीं। एक्सरसाइज यार बस अब शुरू करनी है, ये अक्सर हम दोस्तों में बैठे होते हैं, हमसे मुराद है कि लोग दोस्तों में बैठ के यार काम करना है यार बस, ठीक है। तो वो जैसे ही उस सर्कमस्टांसेस से, उस सिचुएशन से निकलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि क्या करना, तो नहीं होता है। जब तक आप इसे प्रॉपर डेट्स के साथ लिख के अपने पास नहीं रखेंगे ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो टाइम है ना, ये भी 2 तरह के गोल्स, 2 तरह के, एक वो जिनकी एंडिंग डेट होती है, दूसरे वो जिनकी स्टार्टिंग डेट होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने इस सेमेस्टर के एंड पे इतना GPA स्कोर करना है, तो इसका मतलब है उसकी एंडिंग डेट है। वो एंडिंग डेट क्या है? सेमेस्टर के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा। आप कहते हैं मैंने 1 साल में इतने पैसे कमाने हैं, तो 1 साल गुजरना उसकी एंडिंग डेट है। लेकिन आप कहते हैं जी मैंने नमाज शुरू करनी है, उसकी एंडिंग डेट नहीं है, उसकी स्टार्टिंग डेट है। मैंने कल से नमाज शुरू करनी है, ठीक है, या मैंने कल से बाकायदा जॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उसकी स्टार्टिंग डेट होगी, एंडिंग डेट नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी जो आपके गोल्स को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं, ज़्यादा अफेक्टिव बनाती हैं, क्योंकि गोल और सी स्मार्ट गोल, सी स्मार्ट को जो पास कर लेगा वो अफेक्टिव गोल है। तो याद रखिएगा कि बैलेंस्ड लाइफ गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि नंबर 1 हम अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि हम अपना जो टाइम है उसको कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्या अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में, क्या अर्जेंट और लेस इम्पॉर्टेंट में, क्या इम्पॉर्टेंट और लेस अर्जेंट में, या आखिरी वाले क्वाड्रेंट में। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो हमारी डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए हमने कौन कौन से गोल्स जो है वो सेट करने हैं, और वो गोल्स क्या इस सी स्मार्ट फ्रेमवर्क को पूरा करते हैं या नहीं करते। तो जब इन गोल्स को हम सी स्मार्ट फ्रेमवर्क से पूरा कर लेंगे, यानी अफेक्टिव गोल्स बना लेंगे, तो देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम इन गोल्स को अचीव भी कर सकें। उसके लिए एक अलग से सेशन होता है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, वो बड़ा डिटेल सेशन होता है। तो आज मैं इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई होगी कि बैलेंस लाइफ क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।